हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर एक नए टॉपिक पर है जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी भी कहते हैं। दरअसल अभी तक हमने आईपीसी पढ़ी और सीआरपीसी पढ़ी, और आज जो टॉपिक है वो सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड का है। जब एक आदमी दूसरे आदमी के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है या कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे कि दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण हो या उसको शरीर की या उसके संपत्ति की हानि पहुंचाता है, तो कुछ आपराधिक विधि में परिभाषित हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है और मुलजिम को सज़ा होती है या अपराधी को सज़ा होती है। लेकिन प्रत्येक कृत्य को आपराधिक कृत्य नहीं माना गया है। संपत्ति से संबंधित अपराध को एक दीवानी उल्लंघन, एक व्यक्ति के दीवानी अधिकारों का उल्लंघन माना गया है, और इसके लिए एक सेपरेट व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत आदमी एक संपत्ति पे के अधिकार के संबंध में मुकदमा लगाता है, और ये मुकदमे चलते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19। अब ये सवाल उठता है कि दीवानी अधिकार किसको बोलेंगे, तो दीवानी राइट आदमी के सारे प्रॉपर्टी और उसके जीवन से संबंधित होते हैं। जैसे कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों कहते हैं कि हमारे में बराबर हिस्सा बंटना चाहिए, पिताजी अपने हिसाब से अलग करना चाहते हैं, या किसी संपत्ति को लेकर भाई भाई में विवाद है, तो इसका निराकरण करने के लिए उन्हें सिविल कोर्ट आना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी का कोई वारिस अपॉइंट नहीं किया और वो मर गया, तो ऐसी कंडीशन में उसको सक्सेशन लेने कोर्ट आना पड़ेगा। आपका एक मकान है, उसमें किराएदार रहता है और किराएदार खाली नहीं कर रहा, आपको उस स्थान की ज़रूरत है, तो ये मामले सिविल कहलाएंगे, दीवानी कृत्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसी प्रकार आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने किसी उसको गिरवे रख के लोन लिया है और आप लोन देना चाहते हैं, सामने वाला लेना नहीं चाहता, आप कोई प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, ऐसे मामलों में आप सिविल कोर्ट आएंगे। कहने का मतलब संपत्ति और उससे संबंधित ऐसे अपराध जिन पर की आईपीसी लागू नहीं होती है या कोई दंड विधान लागू नहीं होता है, वो मामले दीवानी माने जाएंगे। यद्यपि दीवानी मामलों में भी कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनके मामले में क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है, जैसे कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस और मानहानि का मुकदमा इत्यादि, ये आप देखेंगे। ये सीपीसी जो आज आप पढ़ेंगे 1908 में बनाई गई थी। चूँकि आप आज़ादी के पहले की स्थिति देखें, हमारे यहाँ पर दीवानी ला इत्यादि सब छिन्न भिन्न था। अंग्रेज़ों ने हुकूमत कायम करने के बाद अपने यहाँ पर भारत की करीब करीब सारी कानून व्यवस्था बदल दी, और आज भी हम आज़ादी के बाद भी 70 साल से उसी कानूनी व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। सीपीसी भी उसमें से एक बनाया हुआ कानून है जो 21 मार्च 1908 को बनाया गया था और 1 जनवरी 1909 को इसको लागू किया गया है। इसमें 158 सेक्शन है जो कि 11 चैप्टर्स के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं, और उसी प्रकार से इसमें 5 शेड्यूल शुरू में बनाए गए थे। मतलब इसमें 5 अनुसूचियां थी जिसमें ऑर्डर एंड रूल्स का डिस्क्रिप्शन था, उनका व्याख्यान था। लेकिन पहले शेड्यूल को छोड़कर 2, 3, 4, 5 को रिपील्ड कर दिया गया है। अर्थात आज की तारीख में सिर्फ आपको पहले शेड्यूल में आने वाले आदेश और आदेश के अंतर्गत आने वाले रूल्स यानी आदेश और नियम को पढ़ना है, ये आपको इसमें देखना है। और सीपीसी के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब इसमें सेक्शन क्यों बनाए गए हैं, आदेश और रूल क्यों बनाए गए हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि सेक्शन में डेफिनेशंस दी गई है या अधिकारों को परिभाषित किया गया है, या जिन बातों की परिभाषा दी गई है उनको लागू करने का माध्यम ऑर्डर और रूल्स के हिसाब से होता है। इसमें सेक्शन पर भी केस बेस्ड होता है, और लगभग सारी प्रक्रिया एक दीवानीवाद की आदेश और रूल के अंतर्गत चलाई जाती है। तो पहला सेक्शन आप इनका पढ़ते हैं। पहले सेक्शन में दिया है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द कोड। तो इसमें यह कहा गया है कि इस संहिता को सीपीसी कहा जाएगा, इस संहिता को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहा जाएगा, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा सिवाय जम्मू कश्मीर, नागालैंड और उससे और अन्य ट्राइबल क्षेत्र पर। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी राज्य की, चाहे वो नागालैंड की हो या दूसरे राज्य की हो, खैर जेके पे तो लगेगा ही नहीं, और ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है जेके का। जब से 370 खत्म हुआ तो जेके पर तो सीपीसी एज इट इज़ लागू हो गई है। लेकिन नागालैंड और ट्राइबल एरिया के बारे में ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ सीपीसी लागू नहीं है तो लागू नहीं की जा सकती। ये इसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार अपने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इस संहिता के किसी भी भाग को, यानी मान लीजिए वहाँ पर कोई सिविल लॉ चल रहा है और उसमें कुछ कमी है, तो इस संहिता के किसी भाग को लागू करके उसके भाग के
उस संहिता की कमी को पूरी कर सकती है, या उसको सप्लीमेंटल यानी इस संहिता के किसी भाग को उसके पूरक, पूरक का मतलब यह होता है कि जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए लागू कर सकती है, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लागू कर सकती है, उसको परिणामिक संशोधन है कॉन्सिक्वेंशियल रूप में, यानी जिसका रिजल्ट एक पॉजिटिव उसी दिशा में बनाए गए कानून के ठीक विपरीत आना है या ठीक उससे संबंधित आना है, उसको उस रूप में लागू कर सकती है। लेकिन ऐसा वो तभी कर सकती है जैसा कि वह राज्य में गजट नोटिफिकेशन में निर्दिष्ट करे, तो ही वो लागू होगा कि इस सीपीसी का पूरा भाग लागू होगा या कोई पार्ट लागू होगा, या इस सीपीसी को सप्लीमेंट के रूप में इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन करके उस राज्य में लागू किया जा सकता है। अब सवाल ये कि ट्राइबल एरिया क्या है? तो ट्राइबल एरिया वही है जिसे कि ठीक जनवरी 1972 के पूर्व संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। ये आपने बात सीआरपीसी में भी पढ़ी थी, ये बात यहाँ भी लागू होती है। यहाँ पर सीपीसी में एक बात अलग से बताई गई है कि अमन देवी आइसलैंड, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम की एजेंसी जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, और ऐसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लोकद्वीप और इसी तरीके में, जो यहाँ पर कहने का मतलब इसका यह है कि अमन देवी आइसलैंड, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम और लक्षद्वीप के एरिया में जब ये सीपीसी लागू की गई तो यहाँ पर भी लागू हुई है। लेकिन इस सीपीसी का कोई भी भाग इन भागों पर, यानी अमन देवी आइसलैंड, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम और यहाँ की एजेंसी या अधिकरण जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं, या कोई केंद्र शासित प्रदेश जैसा कि लक्षद्वीप है, यहाँ पर मान लीजिए पूर्व में कोई व्यवहारवाद या दीवानी मामलों के निराकरण के लिए कोई विधि चल रही थी, तो इस संहिता के प्रावधान उसको प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसा इसके क्षेत्राधिकार में बताया गया है। इस तरीके से सेक्शन 1 ये कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंडमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। इसमें आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद हो गई है। लेकिन नागालैंड में इसका कोई भी भाग या पूरा या सप्लीमेंट, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन करके, इसको गजट नोटिफिकेशन करके जैसा शासन निर्दिष्ट करेगी ये लागू हो सकता है। ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन आपने पढ़ी। यहाँ पर विशेषता यह है कि अमन देवी आइसलैंड, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम की एजेंसीज और लक्षद्वीप में यदि पूर्व से कोई व्यवहार प्रक्रिया चल रही थी तो इसके लागू होने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इस सेक्शन में बताया गया। सेक्शन 2 में इसकी सीपीसी में कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हैं। ये सेक्शन 2 ये कहता है इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेस्ट। जब तक इस संदर्भ में मतलब जैसी डेफिनेशन दी गई है ठीक इसके विपरीत कोई परिस्थिति नहीं बनती है, इनका एज इट इज़ मीनिंग रहेगा। और वो ये बताया गया है, सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है कोड की, मतलब संहिता किसको माना गया है सीपीसी के अंतर्गत। संहिता से मतलब इंक्लूड्स रूल्स। अब यहाँ पर बात होगी कि सेक्शन भी दिए हैं और रूल्स भी दिए हैं, तो संहिता के अंतर्गत सभी को रूल्स माना गया है, ये आप मान के चलें। सेक्शन में हालांकि परिभाषा दी गई, रूल्स में जो डेफिनेशन दी गई उसके इम्प्लीमेंटेशन या लागू करने का तरीका बताया गया है। लेकिन सेक्शन 2 में जो संहिता की डेफिनेशन दी गई है उसमें दोनों को ही रूल्स माना गया है, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें नंबर 2 पे सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में डिक्री की परिभाषा दी गई है। डिक्री सिविल लॉ का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि डिक्री पाने के लिए ही आदमी बरसों मुकदमा लड़ता है। डिक्री ही, निर्णय से सिविल लॉ में कुछ नहीं होता। जजमेंट में जो बात किसी वादी या प्रतिवादी या जिन पक्षों के बीच में तय की जाती है उसको लागू करने के लिए डिक्री बनाई जाती है। जजमेंट के साथ में या जजमेंट के 3 दिन के बाद डिक्री बनती है और इसमें फैसलों को लागू करने का एक शॉर्ट फॉर्म दिया होता है। डिक्री का इम्प्लीमेंटेशन होता है, निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। निर्णय के आधार पर डिक्री बना देंगे और डिक्री को ही लागू करने की प्रक्रिया आदेश 21 में आप पढ़ेंगे, जिसमें 106 रूल्स हैं, सबसे बड़ा आदेश है। तो डिक्री क्या डेफिनेशन बताती है कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, यानी किसी भी न्याय निर्णय का प्रारूपिक अभिव्यक्ति है डिक्री, किस विषय में, विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिव डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रावर्सी इन द सूट। मतलब
न्यायालय के समक्ष एक विवाद के रूप में जिन पक्षों के बीच में जो मामला लाया गया है, उन मामले को सुनने के बाद जो एक प्रोफार्मेटिक यानी प्रारूपिक रूप से जो अभिव्यक्त करता है न्यायालय कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है, उसके पक्ष में डिक्री दी जाती है, उसके जो डिक्री दी जाती है। और ये इसमें क्या तय किया जा सकता है, निश्चयात्मक रूप से उन व्यक्तियों के अधिकार के बारे में, विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, यानी एक व्यवहारवाद के मामले में या वाद के मामले में जो विरोधाभासी स्थिति दोनों पक्ष न्यायालय के सामने लेकर आए हैं, उसको सुनने के बाद न्यायालय जो किसी व्यक्ति के पक्ष में या कई व्यक्तियों के पक्ष में, ऐसा कभी नहीं होता कि वादी एक ही होगा या प्रतिवादी एक ही होगा, वादी भी कई हो सकते हैं और प्रतिवादी एक हो सकता है। एक मामले में एक वादी हो सकता है, कई प्रतिवादी हो सकते हैं, और एक मामले में कई वादी और कई प्रतिवादी भी हो सकते हैं। इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया है लेजिस्लेशन बनाने वालों ने कि डिक्री का क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। किस मामले में, जो न्यायालय के सामने मुकदमा लाया जाता है जिसके बारे में विवाद है, और उस विवाद को सुनने के बाद न्यायालय उसके सभी उसमें उल्लेखित सभी विवादित बातों में किसी पक्ष के या पक्षों के अधिकार का निराकरण करती है, निर्धारण करती है, डिटरमाइन करती है, उसको डिक्री कहते हैं। और आगे डिक्री के बारे में क्या कहा गया है कि राइट इन रिगार्ड ऑफ द मैटर एंड मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल it shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144। ये देखें आप, इसमें फिर से पढ़ता हूँ, एंड मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल, मतलब डिक्री दो तरह की होती है। डिक्री दो अवस्थाओं में पारित की जा सकती है। एक वाद के आरंभिक स्थिति में उसको आरंभिक जयपत्र या डिक्री कहेंगे, और एक वाद के अंतिम स्थिति पर, मतलब दोनों पक्षों के साक्ष्य लेकर, दोनों पक्षों का जवाब, दावा, गवाह, पुरावा लेने के बाद जो इशू बनाए जाते हैं उनको सुनने के बाद में फाइनल डिग्री दी जाती है, अंतिम जयपत्र बनता है। लेकिन प्रिलिमिनरी यानी आरंभिक जयपत्र जब वाद प्रस्तुत किया जाता है तो दोनों पक्ष अपना अपना दावा पेश करने किसी चीज़ पर, तो जिसके पक्ष में कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसी केस इसके पक्ष में स्ट्रांग है या इसके पक्ष में स्थिति ज़्यादा कानूनी जाती है, तो उसके पक्ष में एक आरंभिक जयपत्र जारी कर दिया जाता है जो कि मामले के निराकरण तक प्रभावी रहता है। ये बदला भी जा सकता है यदि दोनों पार्टी की गवाह पुरावा लेने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि हमने इस प्रकरण को निराकरण के लिए जो भी इशू बनाए थे उसको अगर मान लीजिए आरंभिक स्थिति में ऐसा लग रहा था कि वादी सच्चा है तो वादी के फेवर में ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो प्रिलिमिनरी नेचर का है, वो बाइंडिंग नेचर का जब तक है जब तक कि कोर्ट का फाइनल जजमेंट या डिक्री पारित नहीं होती, वो जब तक बंधनकारी रहेगा। लेकिन जब मुकदमा चलता है तब दूसरा पक्ष जब गवाह पुरावा लेने के बाद ये लगता है कि पहला पक्ष गलत है और दूसरा सही है, तो वो डिग्री ख़त्म कर दी जाती है। अब ये सवाल है कि क्या हर मामले में प्रिलिमिनरी डिग्री पारित की जाती है? नहीं, कुछ मामले हैं जिनमें प्रारंभिक जयपत्र जारी किया जाता है या बनाया जाता है, जैसे लॉ ऑफ इंजंक्शन में और या मॉर्गेज इत्यादि। कई सिविल सूट में होता है, कई में नहीं भी होता है। मैं आपको इंजंक्शन का मामला लेके बताता हूँ। एक प्लॉट है जिस पे दो व्यक्ति अपना अपना दावा तय करते हैं, एक व्यक्ति उस पर बनाना शुरू कर देता है, दूसरा कोर्ट आता है कि साहब इनको रोका जाए, ये प्लॉट मेरा है। तो दोनों पक्षों को आरंभिक स्तर पर सुनने के बाद कोर्ट उसमें टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करती है, जिसको हम बोलते हैं अस्थायी निषेधाज्ञा, जो आदेश 39 नियम 1-2 के अंतर्गत होता है। तो वो जो स्टे ऑर्डर जो जारी किया गया है, अब ये स्टे ऑर्डर जो है ये जब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि दोनों पक्षों का एविडेंस नहीं ले लिया जाता। दोनों पक्षों का एविडेंस लेने के बाद यदि कोर्ट को लगता है कि ये ऑर्डर प्रिलिमिनरी डिग्री वास्तव में सही थी तो प्रिलिमिनरी डिग्री को फाइनल डिग्री माना जाएगा, और यदि नहीं है तो वो डिग्री प्रिलिमिनरी कैंसिल करके फाइनल डिग्री मानी जाएगी। हर स्थिति में प्रिलिमिनरी डिग्री का जभी तक महत्व है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता। जब फाइनल डिग्री बन जाती है तो वही एग्जिस्ट करती है और उसी का इम्प्लीमेंटेशन या उसी को लागू किया जाता है। ये इसमें यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है। अब इसमें आगे बताया है कि डिटरमिनिंग ऑफ एनी क्वेश्चन विद एंड इट शैल बी फाइनल एंड इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट एंड द डिटरमिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन 144 सेक्शन 144। यानी डिक्री के बारे में आगे कहा गया है इट शैल डीम्ड to include the rejection of a plaint
एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। मतलब इसमें डिक्री के अंतर्गत दावे को रद्द किया जाना, और या सेक्शन 144 आप पढ़ेंगे कि जब किसी मामले में ट्रायल चल चुका है, सिविल सूट का ट्रायल चल चुका और डिक्री पारित हो गई है, और उसको एक पक्ष ने जो उससे असंतुष्ट है उसको उसकी अगली कोर्ट में उसके खिलाफ अपील या रिवीजन प्रस्तुत करता है, और वहाँ पर वो नीचे की कोर्ट का यानी विचारण न्यायालय का फैसला बदल दिया जाता है, तब 144 के प्रोविज़न को अप्लाई करके डिक्री बनाए जाने के नियम हैं। और वो प्रक्रिया अपन सेक्शन 144 देखेंगे। यहाँ पर अपने को देखना है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिक्री कैसे माना है और सेक्शन 144 को कैसे डिक्री में माना है। जैसे कि एक आदमी ने दावा लगाया और वो केस साबित नहीं कर पाता है, या मान लीजिए प्राइमरी स्तर पे कोर्ट को ये लगता है कि ये तो केस बिना सरपेर का है, और कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है। ये व्यवस्था आप देखेंगे आदेश 7 नियम 11 की एप्लीकेशन लगाती है एक पार्टी कि साहब सामने वाला का केस झूठा है, और कोर्ट उससे संतुष्ट हो जाती है, या उसने प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी है, उसके पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ऐसी जो कंडीशन आदेश 7 नियम 11 में बताई गई हैं वो लगाते हैं, तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। वैसी स्थिति में भी एक व्यक्ति के राइट का पूरा निर्धारण हो जाता है कि वादी गलत था, प्रतिवादी सच था। तो यहाँ पर कंक्लूसिवली जब दावा खारिज कर दिया गया है एक वादी का, तो ये माना जाएगा कि प्रतिवादी सच्चा है, तो इसको भी डिक्री के रूप में माना जाएगा जब दावे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसी तरीके से सेक्शन 144 में ये बताया कि जब किसी आदेश के या निर्णय के खिलाफ आप अपील या रिवीजन में जाते हैं और वहाँ पर वो पलट दिया जाता है, तो उसके बारे में डिक्री नीचे कैसे बनाई जाएगी, इसके बारे में प्रावधान है। मान लीजिए वादी नीचे जीता और प्रतिवादी ऊपर जीत गया, और डिक्री का एग्जीक्यूशन वही न्यायालय के द्वारा किया जाता है जो कि विचारण न्यायालय होता है। तो विचारण न्यायालय के सामने जो नीचे का फैसला है वो वादी के पक्ष में है, तो वादी के फेवर में डिक्री हटाकर प्रतिवादी के पक्ष में मनाई जाने की जो कार्य किए जाएंगे, जो वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके लिए सेक्शन 144 का पालन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी जब अपील में निर्णय बदल दिया जाता है तो वहाँ पर डिक्री का स्वरूप भी बदल जाता है। जो अधिकार वादी के पक्ष में नीचे की अदालत ने तय किए थे वो सारे प्रतिवादी को चले जाते हैं, और वहाँ पर कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, ये इसमें लिखा गया है कि कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट इन सूट, ये है वो पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन डिक्री बनेगी अपील न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इसलिए सेक्शन 144 का फॉलो किया जाए। अब इसमें यह बताया गया है कि डिक्री के अंतर्गत दो बातें नहीं आएंगी, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। मतलब ऐसा कोई भी न्याय निर्णय जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, और अपील ऐसा कोई भी आदेश जिसके विरुद्ध अपील के रूप में जिसको ऊपर के न्यायालय में चुनौती दी गई। जैसे कि आप देखेंगे एक इंजंक्शन का दावा होता है, जिसमें इंजंक्शन टेम्परेरी इंजंक्शन यदि वादी के पक्ष में जारी कर दिया गया है और प्रतिवादी इससे पीड़ित है, तो वह अब उसकी रिवीजन के बजाय इसमें अपील के प्रोविज़न है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन के खिलाफ जब एक जो व्यक्ति उससे व्यथित और पीड़ित है उससे ऊपर वाली कोर्ट में जो कार्रवाई करता है उसमें अपील का स्वरूप होता है, लेकिन डिक्री है उसका स्वरूप अंतिम नहीं है। जबकि सीपीसी में ये भी प्रावधान है कि अंतिम निर्णय और डिक्री के खिलाफ ही आप अपील पेश कर सकते हैं, लेकिन इंजंक्शन के मैटर में या टेम्परेरी इंजंक्शन के मैटर में एक 3912 है ना, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन जिस पर कि प्रिलिमिनरी डिग्री बनाई जानी थी उसको रिजेक्ट कर दिया या उसको अलाउ कर लिया, उसके खिलाफ दूसरी पार्टी जो पेश करती है तो रिवीजन ना पेश करके वहाँ पर अपील पेश की जाती है, ताकि अपील कोर्ट को अपील रिवीजन में लिमिटेड पावर होते हैं और अपील में पूरे केस को देखने के पावर होते हैं, तो वो अपील के स्वरूप में देखी जाती है। चूँकि टेम्परेरी इंजंक्शन को डेफिनेटिव जजमेंट फाइनल डिक्री नहीं माना गया है, इसलिए उसको डिक्री नहीं माना गया है। उसी तरीके से एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, कोई भी आदेश जो कि व्यतिक्रम या किसी गलती के कारण वाद के रिजेक्ट होने का है। मान लीजिए मैं अपना मकान मालिक हूँ और मैंने अपने किराएदार को खाली करने का मुकदमा लगाया और अगली तारीख पड़ी और मैं उस पर नहीं गया और कोर्ट ने मेरी अनुपस्थिति में मुकदमा खारिज कर दिया, तो यहाँ पर कोई मेरिट पे या प्रकरण के गुण दोषों पे कोई चर्चा नहीं। ये एक सद्भावनापूर्वक गलती हो सकती है, मैं गलत डेट पे नोट कर सकता हूँ, मेरी डायरी में गलत डेट लिखी जा सकती है, क्योंकि केस में इसमें लॉ पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो यहाँ पर यह नहीं कहा जाएगा कि साहब जो वादी मकान खाली कराने का
वाद लेके आया था या धन वसूली का वाद लेके आया था, किसी भी नेचर का वाद लेके आया था जो कि दीवानी होना चाहिए, यदि वह उसकी अनुपस्थिति में खारिज हो गया है तो उस प्रकरण को फिर से रिकॉर्ड पे लेने के प्रोविजंस हैं। लेकिन डिक्री जब भी बनाई जाती है जब कोर्ट एविडेंस को टटोल ले या पूरा संग्रह, एविडेंस का पूरा संग्रह कर ले। जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रिलिमिनरी डिक्री कब बनती है, आरंभिक जयपत्र कब बनता है, जब दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि इस वादी या प्रतिवादी का पक्ष स्ट्रांग है तो उसके पक्ष में वो इंजंक्शन चाहता है और टेम्परेरी इंजंक्शन जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर कानूनी स्थिति कुछ हो ही नहीं रही है। कोर्ट ने दोनों को एक दिनांक पर हाजिर होने को कहा और वादी उस दिन नहीं हो पाया तो केस उसका अदम पैरवी में खारिज हो गया या नॉन अपीयरेंस में खारिज हो गया। ये डिक्री बनने का आधार नहीं देता। डिक्री हमेशा कानूनी स्थिति का अवलोकन करके या दोनों पक्षों को पूरी सुनवाई का अवसर देके बनाई जाती है। एक स्थिति यहाँ पर डिफर है कि मान लीजिए प्रतिवादी नियत तारीख पर नहीं आया और वादी आया तो प्रतिवादी का वाद एक्सपार्टी कर दिया जाता है, डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट नहीं किया जाता, यानी व्यतिक्रम में निरस्त नहीं किया जाता। उसमें भी वादी को एक्सपार्टी एविडेंस पूरा पेश करना होता है, तब जाके एक्सपार्टी डिक्री बनती है। इसलिए एक्सपार्टी होने पर यदि कोई जयपत्र बनाया गया है तो वो जयपत्र माना जाएगा। लेकिन डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट यानी केस लगा और आज में नहीं जा पाया और अनुपस्थिति में खारिज हो गया, इसमें ना तो कोई एविडेंस हुआ ना कानूनी स्थिति की चर्चा हुई, सिर्फ कोर्ट इतना देखती कि आज जिसको आना था इसको मुकदमे की परवाह नहीं, मुकदमा हम निरस्त करते हैं। तो ये इसको फिर से रजिस्टर कर सकता हूँ, यार समय निकल गया तो मैं फिर से नए सिरे से मुकदमा लगा सकता हूँ और मेरिट पे मुकदमा चलने के बाद ही फाइनल डिक्री बनती है। इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ए डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ। यानी ये एक्सप्लेनेशन में और खुलासा कर दिया कि आरंभिक जयपत्र या प्रारंभिक डिग्री कब बनती है, जबकि कोर्ट ने फाइनल जजमेंट नहीं दिया है और उस पर कंप्लीटली प्रोसीडिंग यानी पूर्ण रूप से प्रोसीडिंग या कार्रवाई नहीं की है। एंड इट इज़ ए फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। यानी जब कोई कंप्लीट डिस्पोज मतलब दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जब कोई ऑर्डर किया जाता है या निर्णय के बाद डिक्री बनाई जाती है उसे फाइनल डिक्री माना गया है। और ये कहा गया है ये इट में बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। इस प्रकार से डिक्री एक आरंभिक आंशिक रूप से आरंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है, लेकिन हमेशा कानूनी महत्व सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिक्री का होगा। इंटरिम डिक्री के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी कार्य से रोका जा सकता है या उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। डिक्री हमेशा फाइनल ही इन्फोर्सेबल है।